हेलो दोस्त, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनवी एजुकेशन पे। और आज हमारी पॉलिटी की अगली क्लास है और इसमें हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, कंप्लीट इसको हम करेंगे, समझेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी। और जैसा मैं हमेशा से एक्स्ट्रा फैक्ट करवाता आया हूँ सर के नोट्स से, तो वो भी हम चीज़ों को करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम का दूसरा नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी था। मॉन्टेग्यू कौन था इस समय? मॉन्टेग्यू इस समय आपका भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड आपका भारत का वायसराय था। ठीक है, यह अधिनियम 1921 में लागू हुआ था, यानी आ तो गया था 1919 में ही, इसकी घोषणा भी 1919 में ही हो गई थी, लेकिन लागू हुआ था 1921 में। ठीक है, इसका पारित करने का कारण क्या था? तो इसको पारित करने का मुख्य कारण यह था कि सुधारों की मांग हो रही थी, होम रूल आंदोलन हो रहा था और प्रथम विश्व युद्ध, ये सारी चीजें चल रही थी। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1914 से लेकर 1918 तक चला था, यानी कि 4 साल तक। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, या फिर होम रूल आंदोलन भी कहते हैं, होम रूल लीग या फिर होम रूल आंदोलन, इसकी स्थापना दो लोगों ने की थी। देखिए, तो जो पुणे में शुरू किया था वो किया था 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने। और जो हमारी भारतीय नागरिकता ग्रहण करने वाली जो महिला थी आपकी एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट ने इसको मद्रास में शुरू किया था और दोनों ने एक ही टाइम पे यानी कि 1916 में ही शुरू किया था। ठीक है, तो आपसे अगर पूछे कि होम रूल लीग के प्रमुख आंदोलनकारी कौन थे, तो वो दो लोग थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने इसको पुणे में शुरू किया था और एनी बेसेंट ने मद्रास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे देखिएगा। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, यानी कि जो आपके अलग अलग प्रांत हुआ करते थे उस समय, आपके 8 प्रांत हुआ करते थे। ठीक है, 1919 में। तो यहाँ पे आपके प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना होती है इस अधिनियम के द्वारा। द्वैध शासन असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब में लागू किया था। ठीक है, कितने प्रांत थे? तो इस समय 8 प्रांत हुआ करते थे। 1 असम, 2 बंगाल, 3 बिहार, 4 उड़ीसा, 5 मध्य प्रांत, 6 संयुक्त प्रांत। ठीक है, 7 आपका बॉम्बे और मद्रास संयुक्त रूप से, और 8वां हुआ करता था आपका पंजाब। ठीक है, और केंद्रीय प्रांत, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक कर दिया गया, यानी कि प्रांतों को अलग विषय दिए गए कुछ, और केंद्र ने अपने पास कुछ आरक्षित विषय रखे थे। ठीक है, प्रांतीय विषयों को भी 2 भाग में बांटा गया, जिसमें आपके आरक्षित विषय तथा हस्तांतरित विषय थे। ठीक है, हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था, बल्कि आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका की सहायता से शासन करता था। आरक्षित विषय कौन कौन से थे जो कि आपके प्रांतों में थे? तो वो था राजस्व, न्याय, वित्त और पुलिस। बहुत चालाक थे भाई साहब। राजस्व यानी कि जो आपका कर पैसा वाला काम है वो सब अपने पास रखा। न्याय, न्याय की तो चलिए कोई बात ही नहीं है। वित्त यानी कि जितना भी बजट है जो डिसाइड होगा वो कौन डिसाइड करेंगे? तो ये गवर्नर जनरल और की कार्यपालिका। ठीक है, और पुलिस यानी कि अगर भाई साहब आपको कोई भी गतिविधि करनी है और उसमें कोई रोड़ा अड़चना आ रही है तो उसका प्रशासन किसके पास है? तो उसका प्रशासन सीधे सीधे गवर्नर जनरल के पास है, यानी कि वायसराय के पास है। हमको क्या दिया गया? तो हमको दिया गया था स्थानीय स्वशासन, यानी कि पंचायत, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, कृषि, कृषि के लिए भैया राजस्व चाहिए, वित्त चाहिए, है ना, सिंचाई वगैरह कहाँ से होगी? तो इसके लिए वित्त चाहिए, अपने पास रख रखे हैं। शिक्षा के लिए वित्त चाहिए, अपने पास रखे हैं, तो हम बना के ही क्या कर लेंगे भाई, है ना। स्थानीय स्वशासन यानी कि जो आपके स्वशासन की, यानी कि जो सुचारू रूप से समाज को गठित करने के लिए जो चीजें चाहिए, उनमें आपका एक प्रमुख है न्याय और पुलिस, दोनों अपने पास रखे हैं। तो ये बेसिकली हमको मूर्ख बनाना चाह रहे थे। ठीक है,
और काफी हद तक हम लोग बन भी गए थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को हम लोग सही मानते थे कि हाँ, अब क्या ही कहें हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता के आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए की भी पृथक निर्वाचन सिद्धांत की स्थापना की थी। यानी कि जो इससे पहले 1909 में जो आपके पृथक निर्वाचक प्रणाली आई थी, उसका विस्तार किया गया और इसको सिखों पर, ईसाइयों पर, आंग्ल भारतीयों पर यानी कि एंग्लो इंडियंस पर, और यूरोप यानी कि यूरोपी जो यहाँ पे बस गए थे, उनके ऊपर भी इस पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया। ठीक है, यानी कि इसमें क्या कहा गया था? इसमें ये कहा गया था कि भैया अगर कहीं से कोई मुस्लिम खड़ा होगा तो उसके लिए सब लोग भाई साहब मुस्लिम ही वोट देंगे। ठीक है, इस अधिनियम के तहत 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन की जाती है। किसकी सिफारिश पर? ली आयोग की सिफारिश पे लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई, अर्थात भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। उस समय इसका राज्यसभा लोकसभा नहीं नाम हुआ करता था। ठीक है, लेकिन आप समझने के लिए समझ लीजिए कि हाँ, उस समय द्विसदन जैसे इस समय होता है संसद के द्विसदन, वैसे ही उस समय गठित किया गया था और वही आपकी अभी तक चली आ रही है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई गई थी, तो वो आपका 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोल सकता है। ओके, इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में कमांडर इन चीफ को छोड़कर अन्य 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक होगा। देख रहे हो इनकी ग्रैंड मस्ती। भाई साहब वायसराय तो खुद का ही है और कमांडर इन चीफ यानी कि जो सेना का जो प्रमुख होगा वो भी इनका ही होगा, और इसको छोड़ के भाई साहब बाकी जो 3 होंगे वो भारतीय होंगे। तो बचा ही क्या यार। चलो आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार दिया गया, यानी कि आप डिसाइड कर लो भैया कहाँ कहाँ क्या क्या खर्च करना, फिर हमें बता देना। ठीक है, ये चीज हुई थी। इस अधिनियम के द्वारा एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य अधिनियम के लागू होने के 10 साल बाद जांच करके अपनी रिपोर्ट देना था। यानी कि 1919 में जब ये अधिनियम लागू होगा, 1921 में, डेट तो 1919 की ही है, तो उसके 10 साल बाद एक संवैधानिक यानी कि वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा और वो आके जांच करेगा कि भैया ये किस हद तक सफल हुआ। ठीक है, और यहीं पे गठन होता है आपका। ठीक है, 1927 में साइमन आयोग का गठन होता है। ठीक है, किसका? साइमन आयोग का गठन होता है, जिस जो 1928 में भारत आता है और फिर उसके लिए ये भी कहा जाता है कि ये व्हाइट कमीशन है, यानी कि वहां पे एक भी भारतीय नहीं था। ठीक है, हमारे लिए चेक करने आ रहे हो तो भाई साहब हमारे लोगों को तो रखो, ये कहना था भारतीयों का। और जिसके आपका लाहौर में काले झंडे दिखाए गए थे लाला लाजपत राय के द्वारा, और साइमन गो बैक के नारे भी लगाए गए थे, और उसमें उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दी गई थी सैंडर्स के द्वारा, है ना, और उसमें उनकी मौत हो गई थी। और फिर उसका बदला भी लिया गया था भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। इस अधिनियम के द्वारा सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किए गए थे, यानी कि जो इस समय अ, जो कर दे रहे थे, जिनके पास अच्छी खासी संपत्ति थी, जो शिक्षित थे, ये क्राइटेरिया रखा गया था कि वो लोग मताधिकार ले सकते हैं, यानी कि उनको मत देने का अधिकार होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे आता है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि छोटा संविधान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे संविधान में लगभग मैं मान के चलूं तो 75% चीजें एज इट इज इसी भारत शासन अधिनियम 1935 के उठा ली गई हैं। ठीक है, आपको आगे पता चलेगा। इस अधिनियम में 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां थी। कितनी? 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी।
ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई और राज्य और सियासतों को एक तिहाई की तरह माना गया। इस अखिल भारतीय संघ में क्या हुआ था, इसमें जो आपके जो 11 प्रांत थे यानी कि जो ब्रिटिश प्रांत थे उनको कंपलसरी रखा गया, और जो आपके कमिश्नरी प्रांत थे यानी कि जो आपके 4 कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे, बहुत बार पूछा जाता है कि 4 कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे, तो वो था आपका अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। सॉरी, हाँ ठीक है, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, 4 आपके कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे। ठीक है, और इसमें यह कहा गया कि जो देसी रियासतें हैं वो चाहे तो शामिल हो सकती हैं, वो उनकी अपनी इच्छा होगी। और यहाँ पे भाई साहब आपकी जो देसी रियासतें हुआ करती थी यानी कि 500 से अधिक जो आपकी देसी रियासतें थी उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और ये अखिल भारतीय संघ नहीं बन पाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों का यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का विभाजन किया। अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार वायसराय को दिया गया था। इसी वजह से यहां से आपका संघ सूची उठाया गया, राज्य सूची उठाया गया, लेकिन समवर्ती सूची को यहां से नहीं उठाया गया था। और अवशिष्ट शक्तियां जो थी ये कहां से लिया गया, तो समवर्ती सूची को लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। क्यों, क्योंकि समवर्ती सूची में दोनों को बराबर अधिकार होना चाहिए और यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे केंद्र अधिक मजबूत था और वायसराय की ज्यादा चलती थी, इस वजह से समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है। ठीक है, आप पढ़ते होगे, जब आप आगे पढ़ोगे भी कि जब हमारे भारतीय संविधान के स्रोत जब हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि समवर्ती सूची जो आपका आया है अनुसूची 7 के अंतर्गत, वो कहाँ से लाया गया, तो वो ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था। ठीक है, और यहाँ पे जो अवशिष्ट शक्तियों वाली बात है ना, ये जो आप नीचे देख रहे हो कि अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार जो वायसराय को दिया गया था, ये हमारे संविधान में लाया गया कनाडा से। क्यों, क्योंकि कनाडा के संविधान में कहा गया है कि अवशिष्ट शक्तियां यानी कि जो बाद में चीजें बचेंगी इन सभी चीजों को बांटने के बाद, वो उन पर शक्तियां जो किसको होंगी, वो संसद को होंगी। ठीक है, संसद को नहीं, सॉरी, केंद्र को होंगी, संसद कैसे, केंद्र को होंगी। ओके, तो ये बात यहाँ पे कही गई थी। तो साथ के साथ ये भी समझते चलिएगा, संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय होते। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया और दलित, महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए भी इस चीज को स्टार्ट किया गया। ओके, अच्छा, अगर आपसे पूछे कि भैया महिलाओं को मताधिकार किस चीज से प्राप्त हुआ, किस अधिनियम से प्राप्त हुआ था, तो 1919 से, भारत की बात कर रहा हूं मैं, कहीं और की नहीं। अगर आपसे पूछे कि महिलाओं को मताधिकार किस एक्ट से प्राप्त हुआ था, तो वो 1919 के एक्ट से प्राप्त हुआ था, मांटेंगे चेम्सफोर्ड सुधार से। अगर पूछे कि कब प्राप्त हुआ था, तो वो 1921 में प्राप्त हुआ था। क्यों, क्योंकि 1919 का अधिनियम जो लागू हुआ था वो लागू हुआ था 1921 में। ठीक है, और अगर हम बात करें विश्व में सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार कहाँ प्राप्त हुआ था, तो वो आपका प्राप्त हुआ था न्यूजीलैंड में। अगर न्यूजीलैंड ऑप्शन में नहीं होता तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऑप्शन में होगा, जो कि आपका न्यूजीलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ही एक हिस्सा है। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। इस अधिनियम के माध्यम से 1935 में भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ओके, इस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना होती है, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश आपके सर मॉरिस ग्वायर थे। ठीक है, यानी कि संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर मॉरिस। सरवर क्या लगाते हुए, हर सरवर हटाओ, हटाओ इसको। ठीक है, कौन थे, मॉरिस थे। मॉरिस याद रखिएगा, इतना लंबा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, मॉरिस याद रखिएगा। पहले संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो मॉरिस थे। मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे और 3 अन्य न्यायाधीश भी कौन थे, ये भी बताइएगा। ठीक है,
1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। क्या कारण क्या था? तो ये प्रशासन के लिए, प्रशासन का जो आरोप था, प्रशासन का आरोप नहीं, प्रशासन का जो हवाला था वो देकर इन्होंने उसको अलग कर दिया कि भैया इतना बड़ा क्षेत्र हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बर्मा को अलग कर रहे हैं। बर्मा के लिए एक अलग पूरी सरकार गठित की जाएगी। ये बेसिकली इनको तोड़ने का, भारत को तोड़ने का एक फंडा था। ठीक है, तो क्या ही कहें, चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें हैं यार, उस पर हम कुछ कह ही नहीं सकते, हम इतिहास थोड़ी बदल सकते हैं, जो हो गया हो गया। आज वही बर्मा हमको आंख दिखा रहा है। ठीक है, कहीं अगर पूछा जाए कि बर्मा की औकात क्या थी, तो बर्मा की औकात कुछ नहीं थी हमारे सामने। चलो आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित इंग्लैंड में भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। यानी कि 1858 में जो भारत परिषद स्थापित हुई थी उसको समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो आपके जो क्या कहते हैं, राज्य सचिव के साथ जो अन्य 15 सदस्यीय जो एक सरकार गठित की गई थी उसको कहते थे भारत परिषद, उसको भाई साहब समाप्त ही कर दिया। क्यों? क्योंकि 1919 के एक्ट में यह कहा गया कि जो भारत परिषद का जो वेतन है वो ब्रिटिश राजस्व से जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ये बात उठी कि ब्रिटिश राजस्व से भारत परिषद का वेतन जाएगा, तो इन्होंने सबसे पहले उसको 15 से घटा के 8 से 12 किया और उसको फिर समाप्ति कर दिया 1935 के अधिनियम से। ठीक है, ये बात थी। इसके बाद इस अधिनियम के द्वारा 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ हुई, जिसमें आपका बंगाल, मुंबई, मद्रास और बिहार के अलावा संयुक्त प्रांत और असम भी शामिल थे। यहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्था शामिल की गई। इस समय अगर हम बात करें कि भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, तो आपके 6 राज्य हैं, जिसमें आपका विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो सारे पड़ोसी हैं, तो इतना ज्यादा आप केवल जगह याद रखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश, बिहार है, महाराष्ट्र, कर्नाटक है और आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, याद रखिएगा। इस अधिनियम के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, यानी कि फेडरल सर्विस कमीशन। ठीक है, प्रांतीय लोक सेवा आयोग या दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना भी की गई। ठीक है, 1935 के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी, ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये स्टेटमेंट है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी, यानी इंजन है ही नहीं और भाई साहब ब्रेक तो इतने हैं कि भाई साहब गिनने ही नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये 1935 के अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट था। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपका 1935 का अधिनियम समाप्त होता है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम चीजों को और अधिक स्तर पे ले जाते हैं। ठीक है, चलिएगा देखिएगा यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था इस समय। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध चलता है आपका 1914 से 1918 तक, और इसी बीच भाई साहब होम रूल आंदोलन स्टार्ट हो जाता है 1916 में। जैसे मैंने आपको बताया, पुणे में जो इसको स्टार्ट किया था वो तिलक जी ने स्टार्ट किया था, और मद्रास में इसको स्टार्ट किया था एनी बेसेंट ने। इसका मांग क्या था होम रूल आंदोलन का? तो इसका मांग था कि भारत का जो राज्य है उसको डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, यानी कि आप राजा रहिए। राजा किसका रहेगा? ब्रिटेन का रहेगा, लेकिन इसका जो न्याय होगा, जो प्रशासन होगा, वो कौन चलाएगा? वो भारतीय ही चलाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी मांग थी होम रूल आंदोलन के अंतर्गत। ठीक है, स्टेटस ऑफ डोमिनियन। इसी बीच भाई साहब आपका 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है, जिसमें अंबिका चरण मजूमदार आपके अध्यक्ष होते हैं, और नरम और गरम दल एक हो जाता है। कांग्रेस का जो नरम दल और गरम दल आपका अलग हो गया था 1907 में, वो एक हो जाता है, और कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग भी संगठित सॉरी कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग भी संगठित हो जाती है। ठीक है, यहीं पे होती है आपकी अगस्त घोषणा।
कौन करता है? तो ये करता है मॉन्टेग्यू। मॉन्टेग्यू कौन था? तो मॉन्टेग्यू आपका भारत का सचिव था। ठीक है। अगस्त घोषणा, अगस्त अनाउंसमेंट, याद रखिएगा इसको अगस्त घोषणा कहा जाता है। आगे आपका अगस्त क्रांति भी आएगी, अगस्त प्रस्ताव भी आएगा, तो उससे कंफ्यूज मत होना। अगस्त घोषणा कब हुई थी? तो अगस्त घोषणा हुई थी 20 अगस्त 1917। अगर आपसे पूछे कि अगस्त घोषणा किस वर्ष हुई थी, तो 1917। किसके द्वारा हुई थी? तो मॉन्टेग्यू के द्वारा। चेम्सफोर्ड मत बताना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक साथ नहीं, चेम्सफोर्ड अलग है, मॉन्टेग्यू अलग है। इसमें मॉन्टेग्यू ने घोषणा की कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी। ठीक है। फिर यहाँ पे कहा गया कि आपने जो भारत को उपनिवेश बना रखा है, ये यहाँ पे जो होम रूल आंदोलन चल रहा था उसमें ये कहा गया कि आपने जो भारत को उपनिवेश बना रखा है उसको एक डोमिनियन स्टेटस दीजिए। ठीक है। अब उपनिवेश क्या होता है? तो यहाँ पे देखिएगा, जब कोई देश किसी अन्य देश पर पूरी तरीके से अधिकार कर लेता है, उसको अपने अधीन कर लेता है, यानी कि उस देश की रक्षा, उस देश का विदेश, उस देश का संचार और आंतरिक प्रशासन सभी कोई दूसरा देश देख रहा होता है, तो जो देश दूसरे देश पे कब्जा कर रखा है उस देश का उपनिवेश कहलाता है। जैसे ब्रिटेन का उपनिवेश था भारत। ठीक है। एक टाइम पे अमेरिका भी हुआ करता था। संरक्षित की बात करते हैं तो संरक्षित राज्य क्या होता है? तो जब कोई देश किसी अन्य देश की रक्षा और विदेश नीति देखता है और बाकी सारे आंतरिक प्रशासन वह देश अपने खुद देखता है, तो वो क्या कहता है? संरक्षित राज्य कहलाता है। जैसे अमेरिका के संरक्षित कौन है? जापान। और कौन है? तो दक्षिण कोरिया। ठीक है। उत्तर कोरिया तो भाई साहब पगला है, वो उसकी बात ही मत करो यार। किम जोंग उन तो मतलब अमेरिका के लिए जवाब ही वही है, किम जोंग उन। उसको खुला छोड़ दो, मैं तो कहता हूँ खत्म कर देगा वो। ठीक है। लेकिन वो भी पागल है, क्या ही कहा जाए, है ना। अधिराज्य की बात करते हैं, डोमिनियन। तो कोई देश अपने आंतरिक मामले, प्रशासन, न्याय और आपका विदेश मामले और रक्षा मामले सब खुद देख रहा है, लेकिन किसके नाम से देख रहा है? तो किसी अन्य देश के नाम से देख रहा है। ठीक है। ये होता है डोमिनियन यानी कि अधिराज्य। ठीक है। भारत कब से कब तक था? तो भारत 15 अगस्त 1947 से जब तक हमारा संविधान नहीं लागू हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1950 तक, तब तक भारत एक डोमिनियन राज्य था। उससे पहले क्या था? उससे पहले आपका भारत यानी एक उपनिवेश था। ठीक है। अमेरिका में कितनी कॉलोनी थी याद बताइए, याद करके बताइए जरा। अमेरिका में टोटल 13 कॉलोनी थी। ठीक है। 13 कॉलोनी थी। अच्छा, वो क्वेश्चन का आंसर दिया आप लोगों ने? तो वहां पे आपका सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे और चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड ये आपके 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है। कौन सा एक्ट था? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। ठीक है। तो ये होता है आपका डोमिनियन स्टेटस। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। संप्रभु राज्य क्या होता है? संप्रभु राज्य मतलब वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, उसका अपना खुद का मालिक होता है, राजा होता है। राजा राजा नहीं मतलब जो उसका प्रमुख होता है। ठीक है। प्रमुख कोई भी हो सकता है, राजा भी हो सकता है और आपका लोकतांत्रिक यानी कि जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं। ओके। तो 26 जनवरी 1950 से भारत क्या हो गया? रिपब्लिक यानी कि संप्रभु हो गया, सोवरिन स्टेट हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई। भारत शासन अधिनियम 1919, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नाम से भी जाना जाता है। ओके। मॉन्टेग्यू मैंने आपको बताया कि भारत का राज्य सचिव था और चेम्सफोर्ड आपका वायसराय था। ओके। 1921 में यह लागू हुआ था। इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था होगी। एक आपका उच्च सदन होगा और एक आपका निम्न सदन होगा। इस समय उच्च सदन कौन होता है? तो इस समय उच्च सदन होता है आपका राज्यसभा। निम्न सदन कौन सा होता है? तो वो होती है आपकी लोकसभा। ठीक है। उच्च सदन यानी कि जो इस समय आपका राज्यसभा है, उस समय उसको कहा जाता था राज्य परिषद, जिसमें आपके टोटल 60 सदस्य हुआ करते थे। कितने? 60 सदस्य हुआ करते थे। इनका कार्यकाल होता था 5 साल का। इस समय राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो वो 6 साल होता है।
अगर आपसे कभी कहता है कि भैया राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा कभी विघटित नहीं हो सकती। राज्य परिषद में टोटल 7 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें से 26 आपके नॉमिनेटेड होते थे यानी कि मनोनीत होते थे, और 34 लोग निर्वाचित होते थे यानी कि इनका इलेक्शन होता था, और तब ये लोग राज्य परिषद में आते थे। निम्न सदन की बात करते हैं, तो निम्न सदन केंद्रीय विधानसभा के नाम से जाना जाता था, जिसमें आपके टोटल 145 सदस्य हुआ करते थे। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का हुआ करता था। 41 इसमें से मनोनीत होते थे और 104 इसमें निर्वाचित होते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। ओके, 1919 के अधिनियम में आपके प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। ठीक है, और द्वैध शासन के जनक किसको माना जाता है? द्वैध शासन का जनक माना जाता है लियोनस कार्टियस को। ठीक है, लियोनस कार्टियस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। इनकी बुक थी डायार्की, यानी कि इन्होंने द्वैध शासन नाम से एक बुक ही लिखी थी भाई साहब, डायार्की लियोनस कार्टियस की बुक थी। इसमें आपके प्रांतीय विषय रखे गए थे। प्रांतीय विषय किस तरीके से, ये मैंने आपको बताया था कि कितने आपके प्रांत हुआ करते थे, तो उस समय 8 प्रांत हुआ करते थे। ठीक है, असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा संयुक्त रूप से, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, मद्रास और आपका पंजाब। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आरक्षित विषय। आरक्षित विषय कौन कौन से थे? तो आरक्षित विषय रखे गए थे आपका बिजली, गैस, वित्त, न्याय प्रशासन, पुलिस और सिंचाई। ठीक है, इस पे कानून कौन बनाएगा? तो इस पे कानून बनाएगा वायसराय और उसकी कार्यकारिणी परिषद। ठीक है, और ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, यानी कि इन्होंने जो नियम कानून बनाए हैं उन पे कोई भी सवाल जवाब नहीं होगा, और अगर होगा भी तो ये लोग उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, और इसके बाद हस्तांतरित विषय यानी कि जो दूसरे सदन को जो दिए गए थे वो दिए गए थे शिक्षा, व्यवस्था, स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि। ठीक है, और इस पे कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? वायसराय के साथ भारत के जो मंत्री होंगे उनको। ठीक है, और व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहेंगे ये लोग। देख रहे हो, ऐसे लोग थे भाई साहब ये लोग। यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया जाता है, और सिखों, ईसाइयों, यूरोपियों और एंग्लो इंडियंस को भी इसमें शामिल किया जाता है। 1919 के एक्ट से पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था, और वो भी सीमित मताधिकार था। भारत में 1919 के एक्ट से आया था। 1919 में भारत की महिलाओं को मताधिकार मिला था। और विश्व में अगर बात करें तो 1893 में आपका न्यूजीलैंड था जिसने महिलाओं को मताधिकार दिया था। यहाँ पे आपका लोक सेवा आयोग का गठन होता है, फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, इसके लिए आपका सबसे पहले इंग्लिस्टन आयोग का गठन होता है 1917 में, और ये कहता है कि उच्च सरकारी पदों पर कम से कम 25% भारतीयों का होना आवश्यक है। इंग्लिस्टन आयोग, इसकी रिपोर्ट मान्य नहीं होती है। इसके बाद आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, जो कि आपकी कहती है कि 1/3 भारतीय यानी कि 33.1/3% भारतीयों का होना उच्च पदाधिकारियों पर, उच्च सरकारी पदों पर आवश्यक है। इसकी भी रिपोर्ट मान्य नहीं होती है। फिर आता है ली आयोग। ली आयोग की जो रिपोर्ट आती है वो आती है 1924 में, और इसमें यह कहा जाता है कि आप जो मान लीजिए 100 पद हैं तो उसमें से 40% भारतीय रखिए, 40% ब्रिटिशियर्स को रखिए, और 20% प्रांतों से पदोन्नत करके भेजिए, यानी कि प्रांतों में जो कार्य कर रहे हैं उनको प्रमोशन देके आप भेजिए। ठीक है, 10 अक्टूबर 1926 को पीएससी यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाता है। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष आपके रॉस बॉर्कर थे, रॉस बॉर्कर। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे एच.के. कृपलानी। इसका नाम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन किया जाता है 1935 में, और 1950 में इसको यूपीएससी के नाम से गठित किया जाता है। ठीक है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन 1935 में।
और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 1950 में कर दिया जाता है। कौन सा पार्ट है? तो ये पार्ट 14 है, ठीक है, पार्ट 14 है और आपका आर्टिकल 315 है, ठीक है, यूपीएससी के लिए। भारत परिषद के वेतन किससे दिए जाएंगे? ब्रिटेन के राजस्व से। अभी तक किससे दिए जाते थे? अभी तक भाई साहब आपका भारतीय राजस्व से दिए जाते थे। जैसे ही ये बात आई थी तो मैंने बताया 8 से 12, तुरंत पहले 15 हुआ करते थे, उसको सदस्य को तुरंत कम कर दिया और कितने कर दिए? 8 से 12 कर दिया, ठीक है। भारत सचिव की सहायता के लिए हाई कमिश्नरी की नियुक्ति की गई, यानी कि जो इंडियन फॉरेन सर्विस कमीशन होता है उसका गठन किया गया। हाई हाई कमिश्नर किसको कहा जाता है? तो हाई कमिश्नर वो कहलाते हैं जो कि आपके कॉमनवेल्थ कंट्रीज में ड्यूटी करते हैं, जहां पे आपका ब्रिटेन ने कभी राज किया है उनको कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है, ठीक है। वहां पे जो लोग ड्यूटी करते हैं, फॉरेन सर्विस देते हैं, उनको कहा जाता है हाई कमिश्नर। और जो लोग अन्य किसी देश में, यानी कि जैसे फ्रांस में या फिर आपका ईरान वगैरह में, तो यहाँ पे इसको भारतीय एम्बेसडर कहा जाता है, यानी कि भारतीय एम्बेसडर नहीं, कोई भी हो तो उसको एम्बेसडर यानी कि राजदूत कहा जाता है। हमारे भारत में भी काफी सारे लोग हैं जो कि आपके अलग अलग देश से आते हैं। हमारे भारत में आपका पाकिस्तान का भी एम्बेसडर है और आपका चाइना का भी एम्बेसडर है, अफगानिस्तान का भी है, बांग्लादेश का भी है। और इनका एक अलग पूरा बंगला होता है, पूरी एक अलग कॉलोनी होती है, ठीक है। 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का गठन की बात की गई जो आपके जांच करेगा 1919 के अधिनियम में सुधारों की, ओके। इसके तहत 1927 में साइमन आयोग का गठन किया जाता है 1919 के एक्ट की जांच के लिए, ठीक है। 1928 में भारत आता है और 1928 में लाठी चार्ज होती है लाला लाजपत राय के ऊपर। कहाँ पर? लाहौर में। और इसी के बाद ये कहा जाता है कि भाई साहब भारतीयों को तो हम न्याय और प्रशासन दे दें, लेकिन वो लोग अपना न्याय प्रशासन कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू एक नेहरू रिपोर्ट देते हैं 15 अगस्त 1928 को और दिखाते हैं कि हाँ भारतीय भी अपना संविधान बना सकते हैं। इसके बाद भाई साहब जिन्ना कहता है कि ये लोग जानते नहीं मुस्लिमों के एकाधिकार के बारे में, मैं बताता हूँ। तो जिन्ना अपना 14 सूत्रीय प्रोग्राम यानी कि 14 सूत्रीय रिपोर्ट देता है 1928 में, और इन रिपोर्टों की वजह से, इन घटनाओं की वजह से गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, ठीक है, जो कि आपके हुए थे 1930, 1931, 1932 में, ओके। इसके बाद आता है भाई साहब आपका भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट एक्ट 1935, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये 31 लिख गया है भाई, ठीक है। वही मैं देख रहा था यार 1931 क्यों लिखा है। इसमें टोटल आपकी 321 धाराएं थी। अच्छा ये हमको लगता है ऊपर लिख गया है गलती से, ठीक है, ये 21 का जो है एक ऊपर गलती से लिख गया है, चलो कोई बात नहीं। इसमें आपकी टोटल 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी, और नेहरू ने इसे गुलामी का नया चार्टर भी बताया था, ठीक है, गुलामी का नया चार्टर। और बिना इंजन की ध ब्रेक वाली गाड़ी, ये भी किसका स्टेटमेंट था? तो आपका नेहरू का ही था, ठीक है। इसमें सबसे पहली बात ये कही गई कि अखिल भारतीय संघ बनेगा, ठीक है, जिसमें आपके ब्रिटिश प्रांत होंगे। इसमें 1935 के अधिनियम में सबसे पहले अखिल भारतीय संघ बनाने की बात कही गई, जिसमें आपका कहा गया कि 11 जो आपके ब्रिटिश प्रांत होंगे और इसके अलावा जो आपके 4 कमिश्नरी क्षेत्र होंगे, इनको रहना अनिवार्य है। और जो देसी रियासतें हैं ये स्वेच्छा से चाहे तो आ सकती हैं, यानी कि प्रिंसली स्टेट अपनी मर्जी से चाहे तो आ सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। और सारी देसी रियासतों ने साफ साफ इनकार कर दिया था। तो क्या ये बन पाया था? तो नहीं बन पाया था भाई अखिल भारतीय संघ, ओके। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत होती है, जिसमें आपके वैसे ही आपका आरक्षित विषय और अनारक्षित विषय यानी कि हस्तांतरित विषय रखे जाते हैं, जिसमें आपके मुख्य मुख्य चीजें
वायसराय उसकी कार्यकारिणी रखती है, बाकी सारी चीजें हस्तांतरित यानी कि उसको दे देती है। वैसे ही आपका कहा जाता है कि ये जवाबदेह यानी कि उत्तरदेह नहीं होगी और हस्तांतरित विषय के ऊपर उत्तर देना होगा। ठीक है। प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों की स्वायत्तता ग्रहण की गई यानी कि प्रांतों में द्वैत शासन हटा दिया गया। ठीक है। और प्रांतों में स्वायत्तता लाई गई। ठीक है। और एक कहा गया कि भाई साहब प्रांतों में सरकारों का गठन किया जाएगा। ठीक है। प्रांतों में क्या कहा गया कि सरकारों का गठन किया जाएगा। फिर 1937 में आपके प्रांतीय चुनाव होते हैं जिसमें आपके टोटल 1585 सीट थी, जिसमें आपके मुस्लिम लीग 482 सीटें जीतता है और कांग्रेस आपके 707 सीटें जीतता है और 5 में बहुमत की सरकार बनाता है कांग्रेस, जिसमें आपके बिहार में श्री कृष्ण सिंह, उड़ीसा में वीएन दास, मद्रास में आपके सी राजगोपालाचारी, यूपी में गोविंद बल्लभ पंत और सेंट्रल प्रोविंस यानी कि जो आपका मध्य प्रदेश वाला जो एरिया था उसमें एनवी खरे आपके मुख्यमंत्री बनते हैं। ओके। लेकिन फिर भाई साहब होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1935 तक। ठीक है। 1935 तक। और इस समय वायसराय था आपका 45 तक। ठीक है। और इस समय वायसराय था लिनलिथगो और ये घोषणा कर देता है कि भाई साहब भारत इस द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे साथ है। तो इसी से रुष्ट होके ये सभी सरकारें 28 माह के बाद इस्तीफा दे देती हैं कि भाई साहब जब हमारा गठन किया है तो हमसे पूछ तो लो, हमसे पूछे बिना ही तुम अपना जो है घोषणा किए दे रहे हो तो हमसे क्या मतलब है। तो हम भाई साहब रह नहीं रहे। तो ये इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया और जब इन लोगों ने इस्तीफा दिया तो इस समय मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुक्ति दिवस क्यों? क्योंकि इन लोगों को 482 सीटें मिली थी और मेजोरिटी किसकी थी? कांग्रेस की। तो मुस्लिम लीग कमजोर थी। तो इसने जब इस्तीफा दे दिया इन सरकारों ने तो मुक्ति दिवस मनाती है मुस्लिम लीग। कब? 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है। इन प्रांतों में जो स्वायत्तता लाई गई थी वो उसमें कहा गया था कि वायसराय के अधीन नहीं होंगे, प्रांतों में सरकारों का गठन किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद 1935 के एक्ट में शक्तियों का विभाजन किया जाता है जिसमें आपका 3 लिस्ट लाई जाती हैं। सेंट्रल लिस्ट यानी कि संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची, जिसमें आपके कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है। केंद्र सरकार को 59 विषय दिए जाते हैं, राज्य सरकार यानी कि प्रांतीय सरकारों को दिए जाते हैं 54 विषय और संघ और प्रांत दोनों जिस पर कानून बनाएंगे वो उसमें रखे जाते हैं 36 विषय। अवशिष्ट विषय वायसराय को शक्तियां दी जाती हैं कि आप इस पे कानून बनाइए। ठीक है। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना होती है जिसमें आपका एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश होंगे, जिसमें आपके पहले जो चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश बनते हैं वो बनते हैं मॉरिस गोयर। ओके। इसी समय बिहार से उड़ीसा का विभाजन किया जाता है 1936 में। ठीक है। 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप से अलग हुए थे और यहाँ पे बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया जाता है 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है। बर्मा को भारत से अलग किया जाता है 1937 में और आरबीआई की स्थापना की जाती है 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन करने के लिए तैयार? देखते हैं फटाफट से। किस अधिनियम ने सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए अधिक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत बढ़ाया था? तो यह था 1919 का एक्ट। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को प्रथा को बढ़ाया था, तो हाँ सही बात है। इसने केंद्रीय कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया था, ऐसा तो कहीं था ही नहीं भाई, ऐसा कहीं नहीं था। केंद्र तो मतलब ये कहा गया था कि उत्तरदायी है ही नहीं। ठीक है। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, हाँ सही बात है। इसने केंद्र और प्रांतों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से अलग करके संघवाद का मार्ग प्रशस्त किया था। हाँ ये बात सही है क्योंकि यहाँ पे आपके कुछ विषय अलग कर दिए गए थे प्रांतों के लिए और केंद्रों के लिए। ठीक है।
आगे, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व्ड और अंतरित यानी कि ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित विषय माना गया था? तो आपका न्याय प्रशासन, हाँ। स्थानीय स्वशासन हस्तांतरित था, आरक्षित नहीं था। भू राजस्व और पुलिस यानी कि 1, 3 और 4 आपकी क्या हो जाएंगे? आरक्षित विषय। भारत सरकार अधिनियम 1919 को के रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के। मार्ले मिंटो कौन सा है? मार्ले मिंटो आपका 1909 है, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, ठीक है। 14 सूत्रीय जो जिन्ना रिपोर्ट आई थी, तो वो कब आई थी? 1928 में ही आई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही है, सॉरी, सही है। इस अधिनियम ने शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित कर दिया था, सही बात है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना इस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, सही बात है, ठीक है। दलित वर्ग के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया था, ये भी बात एकदम सही है। महिलाओं के लिए और दलित वर्गों के लिए और मजदूर वर्ग के लिए इसका विस्तार किया गया था, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं थी? तो 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम में 110 धाराएं और 12 अनुसूचियां थी? नहीं भैया, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम ने ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसमें प्रांत और देशी रियासतों की इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे। हाँ, सही बात है। अखिल भारतीय संघ लेकिन बन नहीं पाया था, ठीक है, देशी रियासतों ने मना कर दिया था। इस अधिनियम ने केंद्र एवं इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया था और 2 सूचियों यानी कि संघ सूची, प्रांत सूची में किया था। नहीं, 3 सूचियां थी उस समय, ठीक है। कितनी? 3 सूचियां थी। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय को दी गई थी। हाँ, सही बात है। तो कौन सा सही? विचार करने के लिए कहा गया ना, तो बी और डी, बी और डी आपके सही हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, एक और है, चलो एक और है भाई। भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में क्या सही है? एक अखिल भारतीय संघ की प्रावधान किया गया था, सही बात है। रक्षोपायों के वाले उत्तरदायी शासन हेतु प्रावधान किए गए थे। उत्तरदायी शासन, हाँ, शासन, उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी 1935 में, ठीक है, ठीक है। सांप्रदायिक और अन्य समूहों को पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था, ठीक है। संघीय न्यायालय हेतु प्रावधान किया गया था 1937 में, आपका मॉरिस बना था, है ना। प्रांतीय स्वायत्तता हेतु प्रावधान किया गया था, हाँ, सही बात है। तो सभी आपके सही हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे है आपका आखिरी क्वेश्चन, देखते हैं भाई क्या है। हट जा। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने निम्नलिखित में से कौन से संस्थान की स्थापना की थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक, सही बात है। संघीय अदालत, सही बात है। भारतीय परिषद, नहीं यार, ये तो भाई साहब आपका इंडियन काउंसिल पहले ही हो गया था, है ना, तो ये नहीं होगा। बाकी 2, 3 और 4, 2, 3, 4 यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये रही आपकी भाई आज की क्लास। कैसी लगी आपको आज की क्लास बताइएगा ज़रूर, कमेंट कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।